नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए, इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने जो सीईटी का सिलेबस था, जो सीईटी 10+2 का जो सिलेबस था उसका हमने डिस्कशन किया था और कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद में सीईटी 10+2 की विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है और जो सीईटी 10+2 का फॉर्म है वो अपने कब से भरे जाएंगे, 1 सितंबर से। तो इसकी विज्ञप्ति आ गई है और 1 सितंबर से इसके फॉर्म भरे जाएंगे और सितंबर या अक्टूबर, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में इसका क्या होगा, एग्जाम। और इससे जो पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में हमने पूरा क्या किया था, डिस्कस किया था सिलेबस। और उसके बाद में ये डिस्कस किया था कि इसके बाद में जो अपना विषय है राजस्थान हिस्ट्री, तो इस राजस्थान हिस्ट्री को हम 30 सितंबर से पहले कवर करेंगे। ठीक है, 30 सितंबर से पहले इस राजस्थान हिस्ट्री को एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम कवर करेंगे कि किस पोर्शन से किस टाइप पे क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे अभी एलडीसी का एग्जाम हुआ था तो उसमें मैंने देखा कि राजस्थान हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार आए थे कि कुछ क्वेश्चन तो एकदम इजी थे। जैसे सीधा ही उसमें पूछ लिया कि तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है और ऑप्शन क्या दे दिया, नागौर। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर मॉडरेट, तो मॉडरेट में ये पूछ लिया गया कि सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो कौन सा किला है वो, कुंभलगढ़। और जब कुंभलगढ़ हमने पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था कि जो कुंभलगढ़ किला है वो कहाँ बना है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की जो भाषा है या जो लैंग्वेज है वो घुमा दी गई। और एक क्वेश्चन आता है हार्ड। ये हार्ड क्वेश्चन कभी कभी आपको आउट ऑफ सिलेबस भी पूछ लिए जाते हैं। तो 30 सितंबर तक अपन राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, स्थापत्य कला, चित्रकला, लोक देवता, देवियां, नृत्य, ये सब चीजें कवर करेंगे 10+2 सीटी एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे राजवंश। और राजवंश में हमने राठौड़ राजवंश कहाँ का, जोधपुर का राठौड़ राजवंश। और उसके जो प्रमुख राजा है वो हमने पढ़ रखे हैं। आप हमारा YouTube चैनल अगर विजिट करेंगे तो उसमें ये वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। राठौड़ कहाँ के, बीकानेर के। और यहाँ के भी प्रमुख राजा हमने पढ़ रखे हैं। फिर गुहिल कहाँ के, ये अपने मेवाड़ के। तो ये भी हमने अपने क्लासों में पढ़ रखे हैं। तो आज हम एक नया राजवंश स्टार्ट करेंगे, चौहान राजवंश। राजवंश में आज हम कौन सा राजवंश पढ़ेंगे, चौहान राजवंश। देखिए, चौहान राजवंश की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई इतिहासकार कहता है कि इस समय चौहानों का राज था या इनका मूल पुरुष ये था। कोई कहता है कि वो अग्नि से उत्पन्न हुए, कोई कहता है कि वो सूर्यवंशी है, कोई कहता है वो इंद्र के वंशज है। तो आइए जानते हैं किन किन इतिहासकारों के क्या क्या मत है। सबसे पहला है अग्निवंशी।
कि चौहान कौन है, अग्निवंशीय। तो ये किस चीज में लिखा है, सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो की पुस्तक कौन सी है, चंदवरदाई की पुस्तक कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, चंदवरदाई। और एक लेखक है अपने सूर्यमल मिश्र, और एक है अपने नैन्सी, जिन्होंने क्या लिखी है, नैन्सी ख्यात। तो ये जो मेन 3 ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, नैन्सी ख्यात और सूर्यमल मिश्र, तो इन्होंने क्या माना है कि ये जो चौहान है वो कौन है, अग्निवंशीय है। और इसके पीछे ये एक सिद्धांत देते हैं जिसे कहते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत, अग्निकुंड का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में कहा गया है कि एक ऋषि है, ऋषि वशिष्ठ, जो आबू के पर्वत पर क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और जो राक्षस है वो इस यज्ञ में क्या डाल रहे हैं, विघ्न डाल रहे हैं, यज्ञ को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तब ऋषि वशिष्ठ ने उस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए, और वो योद्धा कौन से थे, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। कि ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न किए, और वो 4 योद्धा कौन से हैं, अपने चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। तो अग्निकुंड का सिद्धांत ये बताता है कि जो चौहान है वो कौन है, अग्निवंशीय है। लेकिन अगर हम आज के हिसाब से बात करें, आज के इस विज्ञान के युग में हम बात करें, तो अग्नि से किसी मनुष्य की उत्पत्ति होना असंभव है, अग्नि से कोई मनुष्य उत्पन्न नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं, या इस बात को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो ऋषि वशिष्ठ है, या जो ये प्रमुख राजवंश है, राजपूत राजवंश, ये क्या है, बौद्धों और जैनों के प्रभाव में आकर हिंसा छोड़ चुके हैं, या ये धार्मिक मार्ग पर अग्रसर है। लेकिन अब क्या है कि राजस्थान की जो धरती है, इस पर क्या हो रहे हैं, लगातार विदेशियों के आक्रमण हो रहे हैं। तो ऋषि वशिष्ठ इन योद्धाओं को चेतावनी दे रहे हैं कि आप मतलब आइए और अपनी धरती को बचाइए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से जोड़ सकते हैं। तो पहला सिद्धांत कौन सा है, अग्निकुंड का सिद्धांत, कि जो चौहान है वो कौन है, अग्निवंशीय है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है। तो अगर आपको ये 3 दे दे और 3 में से कोई सा भी मिल जाए तो वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि चौहान कौन है, चौहान है सूर्यवंशी। तो 3 प्रमुख ग्रंथ है, एक तो है पृथ्वीराज विजय, जिसके लेखक है जयानक, हमीर रासो और हमीर महाकाव्य। और एक अपने लेखक वो हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और एक अभिलेख है विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। तो इन सभी ग्रंथों में यह जो हमारे लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने जो चौहान है उनको क्या माना है
सूर्यवंशी, यानी चौहान है वो सूर्य से उत्पन्न हुए। एक तो पृथ्वीराज विजय, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और एक विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख। तो फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार या निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार चौहान सूर्यवंशी है। तो अगर इनमें से आपको कोई याद है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा है कि चंद्रवंशी। दो अभिलेख है, एक तो आबू के अंचलेश्वर का अभिलेख, और दूसरा है पृथ्वीराज द्वितीय के समय का हांसी अभिलेख। हांसी कहां पर है? हरियाणा। तो इन दोनों अभिलेखों में चौहानों को क्या माना गया है? चौहानों को माना गया है चंद्रवंशीय। फिर से वही क्वेश्चन बन सकता है कि किस ग्रंथ के अनुसार या किस अभिलेख के अनुसार हम चौहानों को चंद्रवंशी मान सकते हैं। तो दो अभिलेख है, एक तो आबू के अंचलेश्वर का अभिलेख और दूसरा है पृथ्वीराज द्वितीय के समय के हरियाणा के हांसी का अभिलेख। तो इनमें क्या माना गया है? चौहानों को चंद्रवंशी माना गया है। अभी देखो कोई बाहर का आदमी होगा और वो यहाँ आके राजस्थान का इतिहास लिख रहा है या राजस्थान के इतिहास का वो पिता कहलाता है। कौन है? कर्नल टोड। तो वो तो अमूमन क्या करेगा? तो चौहानों को वो विदेशी ही मानने का प्रयास करेगा। तो कर्नल टोड है, विलियम क्रुक है, और एक है विंसेंट स्मिथ। तो कर्नल टोड, विलियम क्रुक और विंसेंट स्मिथ ने ये माना है कि जो ये चौहान है वो विदेशी है। किन कारणों से माना है? कि इनकी जो रस्में हैं, जो इनके रीति रिवाज है, उनमें क्या है? समानता। जैसे अश्वों की पूजा करना, शस्त्रों की पूजा करना, तो अश्वों की पूजा करना, शस्त्रों की पूजा करना, अश्वमेध यज्ञ करना, ये सब क्या है? हमारी आर्य संस्कृति क्या है? सभ्यता के परिचय क्या द्योतक है। कि अश्वमेध यज्ञ तो हम पुराने टाइम से देख रहे हैं कि भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, तो ये हमारी सभ्यता के परिचय है, ना कि हमारी विदेशी होने का प्रमाण है। अब कुछ ग्रंथ ये कहते हैं कि जो ये चौहान है वो क्या है? ब्राह्मण वंशी है। कौन कौन से ग्रंथ है? पहला ग्रंथ कायम रासो,
दूसरा ग्रंथ है चंद्रावती अभिलेख, सॉरी ये ग्रंथ नहीं है, ये क्या है, अभिलेख। तीसरा है बिजोलिया अभिलेख। और एक अपने इतिहासकार हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने भी चौहानों को क्या माना है, चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। तो ये चार ऐसे साहित्य हैं, सॉरी कायमरासो ये साहित्य है, बाकी ये दो क्या है, अभिलेख। और डॉक्टर दशरथ शर्मा भी बिजोलिया अभिलेख के अनुसार जो ये चौहान है, इन चौहानों को क्या माना है, इन्होंने ब्राह्मण वंशीय माना है। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं कि ये जो चौहान है इनका मूल पुरुष कौन था, शुरुआत में इनका जो स्थान है, या शुरुआत में ये किस स्थान पर बसे थे, या कहां से इन्होंने अपने राजवंश की शुरुआत की थी। तो देखिए आइए अब हम पढ़ते हैं कि उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए इनका जो मूल पुरुष है वो कौन है, वासुदेव, वासुदेव चौहान, ये कौन है इनका मूल पुरुष। 1551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने कहां पर, सपाद लक्स, सपाद लक्स ये अभी वर्तमान जो सीकर है उसके आसपास का एरिया, या अभी वर्तमान में जो सांबर है उसके पास का एरिया, वहां से लेके पुष्कर अजमेर तक, यहां तक चौहानों का क्या था, साम्राज्य था। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अहिछत्रपुर नागौर। अहिछत्रपुर नागौर इनकी राजधानी थी। और ये जो वासुदेव चौहान है इसी ने अभी जो वर्तमान में जयपुर में जो सांबर झील है उस झील का निर्माण करवाया था। और ये सारी जो बातें हैं वो किस अभिलेख में मिलती है, बिजोलिया अभिलेख में। तो देखिए कि जो चौहान है उनका जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो शुरुआत में कहां था, सपाद से सांबर से लेके अभी जो वर्तमान पुष्कर है जो अजमेर में है वहां तक। किसने इसकी स्थापना की, तो वासुदेव चौहान, जो कौन था, इनका मूल पुरुष। और 551 ईस्वी में इसने स्थापना की। और बिजोलिया अभिलेख में ये सारी चीजों का वर्णन मिलता है। इनकी राजधानी है वो कौन सी है, नागौर है। और सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था, वासुदेव चौहान ने करवाया था। तो इनका प्रथम पुरुष और मूल पुरुष कौन हो गया, वासुदेव चौहान। देखिए एक इतिहासकार हुए रामकरण आसोफा, उन्होंने कहा है कि सांबर झील के आसपास रहने के कारण इन्हें चाहमान कहा गया। सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण इन्हें क्या कहा गया, चाहमान या चौहान। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रामकरण आसोफा ने सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण चौहानों को क्या कहा, चाहमान, या फिर सांबर झील के चारों ओर रहने के कारण किस इतिहासकार ने चौहानों को चाहमान की संज्ञा दी थी।
तो वासुदेव के बाद में जो अगर दूसरा कोई ढंग का राजा हुआ तो वो कौन है? गुबक प्रथम। देखिए ऐसा कहा जाता है कि ये जो चौहान थे वो शुरुआत में क्या थे? सामंत थे। किन के? प्रतिहारों के। प्रतिहारों के सामंत थे। और उस समय प्रतिहारों का राजा कौन था? नागभट्ट द्वितीय। और इस नागभट्ट द्वितीय के दरबार में गुबक गुबक प्रथम को एक उपाधि दी गई थी, वीर की। लेकिन बाद में क्या इस गुबक प्रथम ने नागभट्ट द्वितीय की अधीनता स्वीकार करना मतलब सही नहीं समझा, या अधिकार अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो इसके बाद में गुबक प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा बना। प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा। कि जो वासुदेव चौहान था वो तो क्या है? सामंत रहते हुए ही मर गया था। किसका सामंत रहा? वो प्रतिहारों का। लेकिन ये जो गुबक प्रथम है, गुबक प्रथम ने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करना सही नहीं समझा और ये प्रथम स्वतंत्र राजा बना। गुबक प्रथम ने जो सीकर का हर्षनाथ मंदिर है, सीकर का हर्षनाथ मंदिर किसने बनवाया था? गुबक प्रथम ने। और गुबक सॉरी ये जो हर्ष है, हर्ष देवता, ये कौन है? चौहानों के इष्ट देवता। ठीक है। देखिए हम वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है या जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है। वैसे हम कोई बही पाठ तो है नहीं या कोई रावजी तो हम है नहीं कि इनकी जो पोथियां पढ़ते रहें कि इसके बाद कौन सा राजा हुआ, इसके बाद कौन सा, इसके बाद कौन सा हुआ। हम केवल वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाए। तो गुबक प्रथम के बाद में अगर कोई एक ढंग का राजा हुआ तो वो हुआ चंदन राज। देखो चंदन राज की खुद की तो कोई ज्यादा ख्याति या उपाधि नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी थी आत्मप्रभा, जिसे क्या कहा जाता था? रुद्राणी। और ये आत्मप्रभा क्या करती थी? ये कौन थी? ये शिव उपासक थी, यानी ये शिव की भक्त थी। तो ये क्या करती थी? शिव की आराधना क्या करती थी? जो पुष्कर झील है उस पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाकर। कहां पर? पुष्कर झील में। पुष्कर झील में 1000 मंदिर जलाकर, सॉरी 1000 दीपक जलाकर ये भगवान शिव की आराधना किया करती थी और योगिक क्रियाओं में निपुण थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो ये रुद्राणी या आत्मप्रभा है वो आज के जमाने की क्या थी? शिल्पा शेट्टी। देखिए चीजों को अगर ऐसे कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा याद रहेगी। केवल अगर हम पढ़ाई का ही मोड ऑन रखेंगे तो चीजें भूलने के चांसेस है। अगर हम चीजों को रिलेट करते हैं, उनको को रिलेट करते हैं तो चीजें हमें ज्यादा याद रहती है।
इसके बाद में एक राजा बना था वाकपति राज। वाकपति राज की एक उपाधि है 108 युद्धों का विजेता। और इसका एक बेटा था लक्ष्मण सिंह, या इसी को हम कहते हैं लखन सिंह। तो इस लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह ने नाडोल पाली में चौहान राज्य की स्थापना की। नाडोल पाली में चौहान राजवंश की स्थापना। इसके बाद में अगर कोई ढंग का राजा है वो कौन है? विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय की एक ही उपाधि है कि भड़ोच में इसने कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। तो यहां से एक क्वेश्चन, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आने के या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि नाडोल पाली में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की? लक्ष्मण सिंह या लखन सिंह ने। और भड़ोच, यहां से एक क्वेश्चन तो यही डायरेक्ट बन जाता है कि जो चौहान है, चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता। और उस आशापुरा माता का भड़ोच में मंदिर कौन बनवाता है? अपने विग्रहराज द्वितीय। देखिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर कोई इंपॉर्टेंट राजा है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन है? अजय राज। सबसे पहले क्या करता है? अपनी राजधानी बनाता है अजमेर को। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की। ठीक है, अजमेर, पहले इसका क्या नाम था? अजय मेरू। तो देखिए, अजय मेरू, मेरू का मतलब होता है नगर। तो अजय ने कोई नगर बसाया, इसलिए वो क्या कहलाता है? अजय मेरू। और बाद में ये अपभ्रंश होकर क्या हो गया? अजमेर। इसने तांबे व चांदी के सिक्के चलवाए। तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए और उस पे अपनी पत्नी का नाम अंकित करवाया। पत्नी का नाम था सोमल देवी। श्वेतांबर वे दिगंबरों के मध्य शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। और पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया। पार्श्वनाथ मंदिर में क्या किया? सुवर्ण कलश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां है अजय राज के बारे में कि अगर कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा है प्रारंभ में तो वो कौन है? अजय राज। 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना करता है।
तांबे और चांदी के सिक्के चलवाता है और उसमें अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम भी अंकित करवाता है। श्वेतांबर व दिगंबरों के मध्य हुई शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की। इससे पता चलता है कि ये जो अजय राज है वो कितना विद्वान राजा था। और बिजोलिया का जो पार्श्वनाथ मंदिर है वहां पर उसने सुवर्ण कलश भी भेंट किया था। अजय राज के बाद में इसका बेटा अर्णोराज राजा बनता है। ऐसा कहते हैं कि 1135 ईस्वी में इसने क्या किया, तुर्कों को हराया। अपने नागौर में सबसे पहले जो तुर्क है वो नागौर पर अधिकार किया। जो तुर्क है, तुर्कों ने सबसे पहले क्या जीता था, नागौर। और नागौर के बाद में वो क्या जीतना चाहते हैं अब, अजमेर। लेकिन अर्णोराज उनको यहाँ पर हरा देता है और उनकी पूरी सेना को काट देता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस सेना या सभी जो नरसंहार हुआ था उसके कारण यहाँ की जो जमीन है वो दूषित हो गई थी। उस दूषित जमीन को शुद्ध करने के लिए इसने आना सागर झील का निर्माण किया। कि जो रक्तपात की भूमि थी उस रक्तपात की पूरी भूमि को खुदवा दिया और आना सागर झील का निर्माण किया। और एक नदी है चंद्रावती नदी, इस चंद्रावती नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण किया गया था। ठीक है। मालवा के शासक नरवर्मन को हराया था। गुजरात का राजा है सिद्धराज जयसिंह। तो गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह, गुजरात वाले कौन है, चालुक्य। तो गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह को हराता है और उसकी पुत्री थी कांचन देवी। और इस कांचन देवी से वो क्या करता है, विवाह करता है। लेकिन गुजरात का ही राजा है कौन है, कुमारपाल। इस कुमारपाल से ये हार जाता है और अपनी बेटी जाहलण देवी का विवाह किससे कर देता है, कुमारपाल से। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि इसने पुष्कर में वराह मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर में वराह मंदिर बनाया था। पुष्कर में इसने वराह मंदिर बनवाया था। ऐसा कहते हैं कि कालांतर में जो जहांगीर था, जहांगीर ने इस मंदिर को तोड़वा दिया था। जहांगीर, सॉरी, जहांगीर। और जहांगीर ने इस मंदिर के ठीक सामने अपने महल बनवाए थे, जहांगीर के महल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर के महल कहाँ स्थित है, अजमेर में। और इसके बेटे जगदेव ने इसकी हत्या कर दी थी। तो वही क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि चौहानों का प्रथम पितृहत्या शासक कौन है, वो है जगदेव। जैसे मेवाड़ में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का प्रथम पितृहत्या शासक कौन है, वो कौन था, उद्दा। और मारवाड़ का सब प्रथम पितृहत्या शासक कौन है, कौन था, मालदेव। उसी प्रकार चौहानों का सर्वप्रथम पितृहत्या शासक कौन है,
जगदेव। तो ये था अणोराज के बारे में। यहां से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि किस नदी के पानी को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया? चंद्रावती नदी। और पुष्कर में वराह मंदिर किसने बनवाया? वो बनवाया अपने अणोराज ने। और चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कौन था? वो था जगदेव। तो ये था अजमेर के चौहानों के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। बाकी कल की क्लास में हम अजमेर के चौहान खत्म करके रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। धन्यवाद।